और सभा में मौजूद सभी विद्वत जन और मेरे मित्रों, छात्रों और छात्राओं, प्रेमचंद और प्रसाद लगभग एक साथ हिंदी कथा की दुनिया में, या कहें कि हिंदी के कथा साहित्य के आकाश में एक साथ उदित होते हैं, और दोनों काशी की विभूतियाँ हैं। और यह भी दिलचस्प मैं बात यहाँ से इसीलिए उठा रहा हूँ कि हिंदी आलोचना में प्रसाद के कथा व्यक्तित्व का, यानी कथाकार प्रसाद का जब भी मूल्यांकन होता रहा, वो ज़्यादातर प्रेमचंद के समानांतर या प्रेमचंद के साथ एक बाइनरी में बातचीत शुरू हुई, जिसकी वजह से अक्सर प्रसाद का मूल्यन होता रहा। और प्रेमचंद के समानांतर हिंदी आलोचना ने जिस तरह से प्रसाद को देखा, उसकी वजह से कई बार प्रसाद का जो कथाकार का व्यक्तित्व है वह ठीक से मूल्यांकित नहीं हो पाया। यह बहुत मान्य बात है कि जयशंकर प्रसाद का जो मुख्य व्यक्तित्व है वो कवि और नाटककार वाला है, और प्रेमचंद तो कवि थे भी नहीं। प्रेमचंद ने तो कथा साहित्य में ही ज़्यादा या बड़ा काम, सारा काम किया। तो कथा यानी कहानी और उपन्यास का जो क्षेत्र है वो प्रसाद का मुख्य क्षेत्र नहीं है। अगर आप प्रसाद की कहानियाँ, प्रसाद की कविताएं और प्रसाद के नाटकों की अपेक्षा में उसको रखेंगे उनके कथा साहित्य को, तो वो उसमें अपने आप में ही थोड़े कमज़ोर नजर आएंगे। इसमें कहीं संकोच की बात नहीं। और जो एक दो बातें मैं अपनी केंद्रित करूंगा वो मुख्य रूप से प्रसाद की कहानियों को लेकर के, जैसा अभी राजू सर कह रहे थे कि लगभग 70 कहानियाँ, तो कुल 5 जो है कविता कहानी संग्रहों में 69 कहानियाँ हैं। ये विनोद शंकर व्यास जो उनके बड़े परम हितैषी थे, मित्र थे, 1956 के आसपास एक किताब उनकी आई थी, उसमें उन्होंने इसको इस तथ्य को दिया था। और आप ये सर्वसुलभ भी है। बहरहाल जो मुख्य बात मुझे कहनी है वो ये कि देखिए, जयशंकर प्रसाद को पढ़ते समय आज जब हम उन पर ये संगोष्ठी कर रहे हैं या इस तरह का विचार विमर्श मंथन कर रहे हैं, तो सबसे जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि प्रसाद में क्या कहीं कुछ इस तरह का है कि जो आज का हमारा दार्शनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल है, उस माहौल में प्रसाद किस तरह हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि उनकी रचनाएं या उनका रचनाकार आज के सांस्कृतिक वातावरण में, आज के राजनीतिक वातावरण में कैसे वो हस्तक्षेप करता है, यानी प्रतिरोध करता है, या कहीं वो उस पूरे माहौल या पूरे सांस्कृतिक वातावरण में मदद तो नहीं कर रहे हैं। ये दोनों बातें अभी बाहर, आप जैसे इस सभागार में प्रवेश करेंगे तो बाहर प्रसाद के कुछ चित्रों और उस तरह का प्रदर्शनी जैसा लगा हुआ है, उसमें आप चित्राधार की उस कविता का जिक्र बहुत ही उसके साथ वो दर्शाया हुआ है, अयोध्या का उद्धार। चित्राधार बिल्कुल शुरुआती संग्रह है, माने कविताएं हैं प्रसाद की। अब अयोध्या का उद्धार शीर्षक आप पढ़ेंगे तो तुरंत राम मंदिर याद आ जाएगा, अभी जो तत्काल अभी उद्धार चल रहा है, अब एक अलग तरीके का। तो लगेगा कि कहीं प्रसाद इस उद्धार की परंपरा के तो जो है वाहक नहीं है, या उसको मजबूत तो कर नहीं रहे हैं। ये खतरा प्रसाद को लेकर के रहता है, और ये बहुत दिलचस्प है। आप यह भी देखें कि मुक्तिबोध के अलावा मुझे कोई दूसरा मार्क्सवादी हिंदी आलोचना का आदमी प्रसाद पर बहुत बड़ा काम करते हुए नहीं नजर आता, नहीं दिखाई पड़ता है। हालांकि मुक्तिबोध ने भी जो किया वो कोई प्रशंसा में नहीं, जो है कामायनी पर जो लिखा वो आलोचना ही है, वो उस तरह की आलोचना है। ये अलग बात है कि बहुत ही पसंद करते थे प्रसाद को मुक्तिबोध, और अपनी कविताओं में बहुत इस्तेमाल किया उनकी चेतना, वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे तो नंद दुलारे वाजपेयी या बाद में नगेंद्र वगैरह ने, या अभी वर्तमान में जो किताबें प्रसाद पर आई हैं करुणाशंकर वगैरह सर की और लोगों की, वो कोई मार्क्सवादी नहीं। तो मैं आज कहना जो चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज जब हम प्रसाद पर मंथन करें या किसी भी साहित्यकार पर मंथन करते हैं,
तो जैसे प्रसाद ने भी अपने रचना से ये बहुत बड़ा संदेश दिया कि इतिहास का उन्होंने खूब इस्तेमाल किया, किस लिए? अपने वर्तमान, अपने समय को समझने के लिए, और आगे आने वाले भारत की संरचना में कैसे हमारा इतिहास, हमारी सांस्कृतिक विरासत कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती, कैसे उसको हम सही इतिहास बोध के साथ रख सकते हैं। इसीलिए तो उन्होंने अपने नाटकों और कहानियों और उपन्यासों में इतिहास का भरपूर, और कविताओं में भी इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। तो आज हम प्रसाद को इतिहास के, माने हिंदी साहित्य के इतिहास के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में अगर पढ़ रहे हैं या कथाकार के रूप में पढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी होगा कि आज के हमारे समय को और आने वाले हमारे भारतीय समाज और समय को, संस्कृति को निर्धारित करने में वो कैसे अपना योगदान कर सकेंगे। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो दक्षिण पंथ है उसकी ये बड़ी खास विशेषता है, और अच्छी विशेषता मैं इसे मानता हूँ कि अगर कहीं उन्हें उंगली पकड़ने की भी मौका मिलेगा तो तुरंत पहुंचा पकड़ लेंगे, बाँह पकड़ लेंगे। मैंने महक मिली तो तत्काल जो है उसको क्या कहते हैं कि अपने मत और पंथ के अनुकूल साबित करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अयोध्या का उद्धार दिखा तो इसमें अब तुरंत ठीक है, वो अपने खेमे में लाया जा सकता है। ये दक्षिण पंथ की बहुत महत्वपूर्ण मजबूत विशेषता। जबकि वाम पंथ में आप ऐसा नहीं पाएंगे, हल्का सा भी अगर देखेंगे कि ये थोड़ा छिटक रहा है तो उससे दूरी बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो समय है, तुलसीदास को, प्रसाद को, या ऐसे किसी भी बड़े रचनाकार को, प्रेमचंद को जब आप पढ़ें तो ये देखें कि उसमें जो भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व हैं उसको लेकर झिझकने की ज़रूरत नहीं। उसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो उसे आप ग्रहण करें और उसका इस्तेमाल रचनात्मक तरीके से भारतीय संस्कृति और समाज के स्वस्थ निर्माण में जैसे आप कर सकते हैं करें। और आप पूरा प्रसाद को पढ़ेंगे तो कहीं भी प्रसाद प्रतिक्रियावादी नहीं है। आप दयानंद सरस्वती को, विवेकानंद को, प्रसाद को, या ऐसे किसी भी बड़े विचारक को किसी खास तरह की सकरी राजनीति की विचारधारा में बांध नहीं पाए, लेकिन कोशिश जो है बड़ी मजबूती से लोग करते हैं। और जो लोग छोड़ रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि विचारधाराओं की जो टक्कर है, अगर आप छोड़ेंगे तो दूसरा उसको पकड़ेगा। और यह जो राजनीति है इसको समझने की जरूरत है। इसलिए प्रसाद पर आज जब हम संगोष्ठी कर रहे हैं तो यह मंथन बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें उनके सांस्कृतिक और भारतीय चिंतन परंपरा के परिप्रेक्ष्यों को सही करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि वह प्रतिक्रियावादी जो भी, जिस भी माने वाम दक्षिण जिसमें भी प्रतिक्रियावाद है उनके हत्थे में चढ़ जाए प्रसाद या तुलसीदास जैसे रचनाकार। यह मेरा एक सबमिशन, मैंने एक बात में कहना चाह रहा था। और जिस अयोध्या के उद्धार का वहाँ जिक्र है, मैं वो बता दूं कि वो कविता मूलतः प्रकृति चित्रण की कविता है, और उसमें राम जो आते हैं, रामराज जो आता है, वो कहीं से भी ईश्वरत्व देवत्व को लेकर उस कविता को मैंने पढ़ा है। उसमें पूरी तरह से वो एक इक्ष्वाकुवंशी राजा के बेटे क्या उस पूरी परंपरा के रूप में, वो एक पॉलिटिकल जो है लीडर के रूप में, वो कल्चरल हीरो की तरह वहाँ राम नहीं आते हैं जैसा कि जो है। तो कुछ अयोध्या को दोबारा बसाते हैं। वो कालिदास की एक जो है रघुवंशम के एक अंश पर आधारित कविता है। तो कहने का मतलब केवल शीर्षक देखकर आप प्रसाद को दक्षिण पंथ में नहीं बैठा सकते, ये ध्यान देने की बात है। तो एक तो ये बात। दूसरी चीज़ ये कि प्रसाद जिस समय कहानियाँ लेकर आ रहे हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती के माध्यम से हिंदी कहानी अपने जो है आधुनिक विकास को प्राप्त कर रही थी। उसमें माने चंद्रधर शर्मा गुलेरी वगैरह तो छप ही रहे हैं, प्रेमचंद भी छप रहे थे, लेकिन उसी के समांतर इंदु, अंबिका प्रसाद गुप्त जो प्रसाद के भांजे ही थे, इंदु निकालते तो अंबिका प्रसाद गुप्त थे, लेकिन वह पूरी तरह प्रसाद की योजना का हिस्सा था। इंदु से एक तरीके का माने सरस्वती के समानांतर, उसके समानांतर जो है प्रसाद हिंदी कहानी में उभरते हैं। यह बड़ा दिलचस्प है कि आज का जो विषय है वह प्रसाद की कहानी का या कथा पथ की बात करता है। और आप देखेंगे कि हिंदी आलोचना की जितनी किताबें हैं या जो भी विचार सरणियाँ हैं उसमें प्रेमचंद के का युग तो मिलेगा कहानी में, उपन्यास में, कथा साहित्य में, पर प्रसाद का युग नहीं आपको मिलेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, वह प्रसादोत्तर नाटक हो सकता है, और प्रसाद का युग कविता में भी आप मान सकते हैं, छायावाद में वो बड़े कवि हैं, लेकिन कथा साहित्य में प्रेमचंद का नाम आता है। वो कोई परंपरा
प्रसाद की नहीं दिखाई जाती हिंदी साहित्य के इतिहासों में। यह बहुत ही माने कठिन सवाल है कि प्रसाद जैसा बड़ा लेखक, कथा साहित्य का बड़ा लेखक, कैसे क्या वो उसकी परंपरा क्यों नहीं बन पाई, उस तरह की धारा का विकास क्यों नहीं हो पाया या हुआ। तो आप ये देखेंगे कि अभी हमारे माने समृद्ध मंच से इस तरह की और बातें आएंगी, लेकिन आप ये समझ लें कि खींच तान कर ही जैसे अभी मैं नाम ले रहा था विनोद शंकर जी का, तो विनोद शंकर व्यास जी हो गए, या मैं देखता हूँ कि रांगे राघव की महायात्रा की कहानियों पर भी जो उसको गाथा वो कहते थे प्रेमचंद का प्रसाद का असर है। और अगर भाषा को आप ध्यान में रखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर भी प्रसाद का जो माने आख्यानों को लेकर के और भाषा को लेकर के जो संस्कृतनिष्ठ है, वो खासतौर पर बाण भट्ट की आत्मकथा वगैरह का जो संदर्भ आप देखेंगे, तो इस तरीके से राय कृष्णदास पर या चंडी प्रसाद हृदयेश, और हम लोग जो है इस सेमिनार में आने से पहले जो विद्वान लोगों से बातचीत कर रहे थे, महेंद्र सर यहाँ बैठे हुए हैं, तो लोग कह रहे थे कि प्रसाद निर्मल वर्मा में भी थोड़ा आप देख सकते हैं, या अज्ञे और जैनेन्द्र में भी वो परंपरा आप देख सकते हैं। बहुत खींचकर महेंद्र सर तो संजीव का भी नाम लिया कि वो परंपरा इस तरह से, यानी जो सीधी सीधी परिपाटी में तो नहीं आते प्रसाद के, लेकिन ये लेखक है, यानी कि कैसे एक बड़ा लेखक अपना अक्स छोड़ता है। ये आपको जानकर अचरज होगा कि मैथिली शरण गुप्त से बहुत प्रभावित थे प्रसाद, और यह जानकर आपको अचरज होगा कि मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा जो यहाँ एमए में पढ़ाई जाती है, उसकी भूमिका अज्ञे ने लिखी है, और अज्ञे ने ये लिखा है कि हम लोग का जो काव्य संस्कार वो गुप्त जी से मिला हुआ काव्य संस्कार। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ये पंक्ति गुप्त जी के लिए कही जाती है, लेकिन हिंदी के एक बड़े कथाकार दूधनाथ सिंह कहते थे कि जो आज कोई भी लड़का, कोई भी व्यक्ति उठता और कविता लिख देता है, ये छूट गुप्त ने नहीं अज्ञे ने दी। यानी अब आप देखिए कि परंपराएं कैसे एक दूसरे से गूंथी हुई हैं। आप इतनी आसानी से, इतनी सिधाई से नहीं कह सकते कि एक तार ऐसे रेसा उठाएंगे और उसमें झालर जो है दिखेगी परंपरा की, नहीं, वो एक दूसरे में गुत्थम गुत्था। प्रसाद अपने आगे के समय को, अब आप देखिए मुक्तिबोध को ही ले लें, मुक्तिबोध जिस तरह से प्रसाद से प्रभावित थे, उन्होंने बड़ी कटु आलोचना की, कामायनी की, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो परंपरा का ग्रहण, पूरी फैंटेसी का सिद्धांत उन्होंने प्रसाद से लिया। तो आप ये देखें कि इस तरीके से प्रसाद की कथा का भी अपना एक प्रभाव, अपनी एक परंपरा बनती है। ये अलग बात है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इस परंपरा को उस तरह रेखांकित नहीं किया जा सका। इस तरह की संगोष्ठियाँ मैं समझता हूँ कि उस रेशे को ठीक ढंग से निथारने की या उसको मजबूती से पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक तो बात जो मुझे यहाँ कहनी थी, दो बातें मैं कह चुका, और तीसरी बात जो मुझे कहनी है कि देखिए प्रसाद ने जो पहला उनका संग्रह है छाया 1912 में आया, और आप देखेंगे कि हिंदी का पहला कहानी संग्रह है। इसके पहले कहानियाँ लिखी गई थी पर कहानी संग्रह नहीं आए थे, ये पहला कहानी संग्रह, ये ध्यान देने की बात है। हाँ, और यह भी ध्यान देने की बात है कि जयशंकर प्रसाद की यह संग्रह जब आया तो इसके पहले माने कविता कोई संग्रह नहीं आया, कविताएं बाद में आई। जो माने जयशंकर प्रसाद का जो काव्य है उसके पहले ही ये कहानियों में वो आते हैं। और आप देखेंगे कि जो छाया की कहानियाँ हैं उसमें ग्राम जैसी कहानी भी है, यानी कि ग्राम कहानी वह कहानी है दोस्तों जिसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद और उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पराजय और अंग्रेजों के दमन के बाद हमारे समाज की का जो उच्च मध्य वर्ग है, यानी जमींदार और पूंजीपति और सामंत वर्ग है, वह जो प्रताड़ित हुआ है, यानी उनके पराजय और दमन के बाद इस वर्ग के भीतर एक खास तरह का जो है भय है, और उनसे जुड़कर लाभ लेने या अपने को बचा लेने की या अपना खुद का निजी विकास करने की एक लालच है। ये इसको प्रसाद ग्राम कहानी में रेखांकित करते हैं, यानी कि जो महाजन है और जो जमींदार वर्ग है वह कैसे उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की हताशा और अंग्रेजों के दमन के बाद वह टक्कर लेने की जगह नेप जाता है। नेपना समझ रहे हैं ना, माने कि झुक जाता है और उसके साथ एक साठ गांठ बनाता है। आप देखेंगे कि प्रसाद ग्राम जैसी ना बिल्कुल शुरू की कहानी है, उसमें इसको जो है रेखांकित करने में कामयाब होते हैं। और ये बात ठीक है कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों में बहुत अधिक जो है
इस तरह के माने ग्राम और जो सामाजिक संघर्ष के तत्व तो नहीं है, ज़्यादातर उन्होंने प्रेम, करुणा, वीरता, साहस, इस तरह के मुद्दों पर कहानियाँ लिखी। और मैं आपका ध्यान इस तरफ भी खींचना चाहूँगा तमाम बातों के बीच कि उन्होंने अगर कविताओं में महाराणा का महत्व या कहानियों में अशोक जैसी कहानी लिखी और उन्होंने यानी हिंदू प्रतीकों पर अगर लिखा तो उन्होंने उस समय के मुगल उसको लेकर के भी कई कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें मैंने कहीं नोट किया है, हाँ, जैसे गुलाम, जहाँ आरा, तानसेन, रसिया बालम, इस तरह की कहानियाँ जयशंकर प्रसाद के यहाँ मिलेंगी। और दिलचस्प ये है कि प्रसाद ने माने इन मुस्लिम पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानियों में उसे कहीं से भी भारतीय संस्कृति से बहिष्कृत या बाह्य सांस्कृतिक तत्व के रूप में रेखांकित नहीं किया, उसे भी भारतीय समाज के उसी तरह के हिस्से के तौर पर, यानी भारतीय संस्कृति के एक अलग रंग, एक अलग सेट्स की तरह पर लिया, लेकिन उसे उससे बाहर नहीं माना उसको। जैसे प्रेमचंद ने भी रानी सारंधा जैसी कहानी वो लिखते हैं और वो क्या कहते हैं कि हिंदू घर की परंपराओं की कहानियाँ लेकर लिखते हैं, लेकिन उन्होंने शतरंज का खिलाड़ी भी लिखा, उन्होंने और कई कहानियाँ लिखी हैं, मुझे नाम भूल रहा, जो मुस्लिम पृष्ठभूमि पर है। तो ये प्रसाद और प्रेमचंद दोनों उस समय इस चीज़ को लिख रहे थे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद को इस कोण से भी देखा जाना चाहिए, केवल यह नहीं, सेलेक्टिव नहीं होना है मेरे कहने का मतलब। जैसे कल अजीत सर चले गए क्या, अजीत सर बैठे हुए थे अभी, कल वो बोल रहे थे कि कैसे प्रेमचंद ने प्रसाद को कहा कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। यह हमारा यहाँ कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो ये बात नहीं जानता होगा कि उसी प्रेमचंद ने बाद में कंकाल के आने के बाद जो है क्या कहते हैं कि प्रशंसा की प्रसाद की और माफ़ी मांगी। कल अध्यक्ष प्रधान सर ने बाद में बताया भी, यानी कि वो सर भी जानते होंगे ये बात। लेकिन देखिए कैसे एक विचारधारा सेलेक्टिव तरीके से किसी चीज़ को पिक करती है, दूसरे को छोड़ देती है, और यह दोनों तरफ, यह रोग दोनों तरफ है, यह रोग एक तरफ नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा। तो ये नहीं करना है, ये करने से आप रचनाकार को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे। और आप देखें कि प्रेमचंद ने जब मधुआ कहानी आई, मधुआ पर लिखा प्रेमचंद ने और कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रसाद मधुआ जैसी कहानी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा और मेरे हिसाब से, यानी प्रेमचंद ने लिखा कि मेरे हिसाब से ये प्रसाद की सबसे अच्छी कहानी है। तो ये संवाद चलता रहा और काशी जहाँ हम बैठे हैं इसकी ये विशेषता ही है कि यहाँ पर हर तरह की विचारों से, हर तरह की विचारधाराओं से संवाद की एक लंबी और बृहद परंपरा रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि काशी अपने पांडित्य के लिए, अपने शास्त्रीयता के लिए या हिंदू माने भौगोलिक और सांस्कृतिक आइकन के तौर पर काशी मशहूर है, लेकिन उसके भीतर कभी भी जड़ता या थोपने की प्रवृत्ति नहीं रही है। और आज भी एक अकेला ये शहर है, आप देखेंगे कि जब माने भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में इंदिरा गांधी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा प्रचंड प्रभाव है, बावजूद इसके काशी ऐसा शहर है जहां उसका क्रिटिक एक बेंच पर बैठे हुए दो लोग करते हुए आपको मिल जाएगा। यानी संवाद इस समय भी, जिसे बहुत हाहाकारी और खराब समय बहुत से लोग कहते हैं, उस समय भी काशी अपना प्रतिरोध जगह जगह आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इस तरह ये जो है विशेषता है। तो प्रसाद की कहानियों में भी आप पाएंगे कि वो बहस, वो संवाद लगातार हर तरह की परंपराओं के बीच वो आप देख सकते हैं। चित्तौड़ का उद्धार भी उन्होंने लिखा, सिकंदर की शपथ भी लिखी। एक कहानी की तरफ आपका मैं ध्यान खींचना चाह रहा था, वो कहानी है पत्थर की पुकार। जी सर, पत्थर की पुकार। पत्थर की पुकार कहानी का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूँ, छाया में ही है या प्रतिध्वनि में होगा, प्रतिध्वनि में है। पत्थर की पुकार जो उनका दूसरा काव्य कथा कहानी संग्रह है उसमें है, जो 1926 में आया। ध्यान देने की बात है कि 14 साल बाद आया। पहला संग्रह आने के बाद 14 साल बाद तब ध्वनि आया। और उस बीच हिंदी कहानी में की गंगा में बहुत पानी भी बह चुका था। और 26 में ही चिंगारियाँ भी आया, इसको भी ध्यान देना चाहिए। पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह चिंगारियाँ अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया, इतना माने वो अलग तरीके का क्रांतिकारी किस्म का वो था। तो यह भी देखना पड़ेगा। बहुत से साथी ये चाहेंगे कि भाई चिंगारियाँ के सापेक्ष में भी तो प्रसाद की क्रांतिकारिता देखी जानी चाहिए कि प्रसाद कहानियों में वैसे क्यों नहीं हो पाते जैसा उग्र वगैरह या उनके समय के लोग हैं। बहरहाल मैं जो ध्यान आपका खींचना चाह रहा था इसकी तरफ
पत्थर की पुकार। इसमें एक शिल्पी है जो पत्थर कहीं से उठा लाया है, और क्योंकि पत्थर अपने दरवाजे पर रखेगा तभी तो वो कोई मूर्ति बनाएगा, तो वो पत्थर चला आता है और पड़ा रहता है उसके उस पर और घर के बाहर, लेकिन वो कुछ बनाता नहीं उस पत्थर से। तो वो पत्थर रो रहा है, रुदन कर रहा है। और एक जो है पात्र कहानी का है, जो कहानी में एक तरह से कोई सामंत है जो आकर के बैठा आराम कर रहा है उसी जगह पर जहाँ पर वो पत्थर पड़ा है, यानी कि उस शिल्पकार की कुटिया के बाहर। शिल्पकार बहुत गरीब है, जैसा कि भारतीय परंपरा में हमारे समाज में कला का की क्या दुर्गति हुई है, या कला को लेकर के या कलाकारों को लेकर के किस तरह का उपेक्षा का भाव है, यह हम भारतीय संस्कृति का जितना भी बिगुल बजा लें, लेकिन यह भी माने कड़वा सच है कि हमारे यहाँ लेखकों, रचनाकारों, कलाकारों या संस्कृत कर्मियों की विरासत को बनाने, बचाने, महफूज रखने, सेलिब्रेट करने की वैसी परंपरा नहीं है। इस बात को भी मानना पड़ेगा। इसी पीड़ा को पत्थर की पुकार में प्रसाद दर्ज कर रहे थे। तो दोस्तों, शिल्पी बहुत गरीब है, शिल्पकार दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, लेकिन जो है उसके बाहर बैठा हुआ वो संपन्न व्यक्ति पत्थर की पुकार सुन लेता, पत्थर की जो करुणा रुदन है वो सुन लेता है। यानी कि पत्थर रो रहा है कि मुझे लाल के पटक तो दिया पर मेरा कोई इस्तेमाल नहीं, मुझे खूबसूरत मूर्ति बनना था, मुझे मेरे ऊपर लोग चढ़ावा चढ़ाते या मुझे माने देख कर खुश होते, मैं ये चाहता था पर ये नहीं हो पाया। तो ये वो रो रहा, उसको सुनता है तो अंदर जाकर के वह जो संपन्न व्यक्ति, अमीर व्यक्ति या सामंत व्यक्ति जो भी है, वो अंदर जाकर शिल्पकार को झिड़कता है, डांटता है कि तुम क्यों पत्थर उठा लाए। तो उस पर शिल्पी कफ निकाल कर गला साफ करते हुए कहता है, वो डायलॉग मैं पढ़ रहा हूँ, वो कहता है कि आप लोग अमीर आदमी हैं, अपनी कोमल श्रवणेंद्रियों से, गौर करिएगा, आप लोग अमीर आदमी हैं, अपनी कोमल श्रवणेंद्रियों से पत्थर का रोना, लहरों का संगीत, पवन की हंसी इत्यादि कितनी सूक्ष्म बातें सुन लेते हैं और उसकी पुकार भी में दत्तचित्त हो जाते हैं, करुणा से पुलकित होते हैं, किंतु क्या कभी दुखी हृदय के नीरव क्रंदन की भी अंतरात्मा की श्रवणेंद्रियों को सुनने देते हैं, जो करुणा का काल्पनिक नहीं किंतु वास्तविक रूप है। यानी कि पत्थर की पुकार, लहरों का संगीत और पवन की हंसी तो आप सुन लेते हैं, लेकिन एक दुखी आदमी जो सचमुच में पीड़ित है, उसका दर्द आपको नहीं सुनाई पड़ता। ये देखिए अपने ऊपर कितना बड़ा व्यंग है प्रसाद का। यानी मैं ये बात जाहिर करना चाह रहा था कि उस समय प्रसाद वगैरह मैंने खुद का भी क्रिटिक, छायावाद की उस भावुकता का भी क्रिटिक रच रहे हैं अपनी कहानियों में। और यह बात केवल इस कहानी में नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि निराला की वो बड़ी प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर, वो भी पत्थर से जुड़ी हुई कविता है। उसमें वो कहते हैं कि सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी झनकार। ये बात जो है जब वो आती है तो असल में वो अपने आप को भी एक तरह से प्रक्षालित करते हैं, आलोचना के दायरे में लेते हैं कि इसके पहले हम छायावादी लोग या इस तरह के लोग इस तरह के दुख और पीड़ा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वो झनकार सुनते हैं। और वो पंत की कविता बहुत हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में भी है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो बच्चों से मैं प्रश्न पूछ रहा था वाइवा में, तो यही बराबर बता रहे हैं कि वो पुरानी चीज़ों की जड़ता के बारे में कविता कहती है, वो है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पंत तब तक ये समझ चुके थे कि छायावाद में जो चीज़ें हैं उसके भी झरने का वक्त आ चुका है ना। वो कविता जुगांत की कविता है ना। ये ध्यान देने की बात है कि कैसे छायावाद का कवि, एक छायावाद का कथाकार अपने समय की संवेदना को पार करता और उससे उसकी खुद आलोचना करता है कि द्रुत झरो जगत, वो जो जीर्ण पत्र है वो छायावाद के भी पत्ते हैं जो बड़े लहलहा रहे थे जूही की कली और संध्या सुंदरी में, वो भी झरने, उसके भी झरने का वक्त है। तो प्रसाद की कहानियों को मैं इन प्रस्थानों से देखने की सिफारिश करता हूँ कि उन्हें कैसे हम छायावाद के भीतर की आलोचना के नज़रिए से भी पढ़ें और इस तमाम संदर्भों से हम इसको देखें। और एक बात, अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि प्रसाद ने अपनी कहानियों में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उठाई कि उन्होंने कई कहानियाँ ऐसी लिखी जिसमें शरणागत कहानी का मुझे ध्यान आ रहा है, जिसमें वो हिंदू समाज और संस्कृत के संपर्क में आए हुए ईसाइयों और मुसलमानों, दोनों माने जो उस समय के दो मुख्य धर्म हैं, जिसके बारे में हिंदी नवजागरण के दौर में किसी ने लिखा, समीर सर बैठे हैं शायद वो बता देंगे, मैं भूल रहा हूँ, किसने ये चाँद करण शारदा ने शायद अपनी पत्रिका में लिखा है कि हिंदू
धर्म की मोटी रस्सी को ईसाइयत और इस्लाम के दो चूहे बड़ी तेजी से कुतर रहे। ये बात जो है नवजागरण के दौर में चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रसाद उन दोनों चूहों को हिंदू समाज के साथ जोड़ते हैं और दिखाते हैं कि कई हिंदू परिवारों के बीच आने से जो ईसाई महिला है या मुस्लिम जो समाज के लोग आए हैं वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। मैंने प्रसाद ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति या हिंदू जीवन पद्धति में बहुत ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं जिससे ईसाई आदमी भी बदल, उसका हृदय परिवर्तन होता है। वो शरणागत कहानी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उसमें बिलफर्ड है, उसकी पत्नी एलिस है और किशोर सिंह के घर में वो रहने लगते हैं। और ये वो लोग हैं जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है जिसमें डर के मारे वो लोग भागे हैं कहीं हम अंग्रेज पा जाए, अंग्रेजों को भारतीय सेना ना पा जाए, सिपाही विद्रोह के लोग ना पा जाए, तो वो एक हिंदू के घर में ही रुकते हैं। जैसे सांप्रदायिक दंगों के समय कई लोग अपने यहाँ रोक लेते हैं, उस तरह किशोर सिंह जो सामंत हैं उन्होंने रोक रखा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रसाद इस नज़रिए से भी काम कर रहे थे कि हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति के परिवारों के जीवन पद्धति के बीच जो खूबसूरत है, जो अच्छा है, जो प्रतिक्रियावादी नहीं है, उससे दूसरे लोग भी कैसे प्रभावित होते हैं। तो वो नवजागरण का जो समय है उसमें प्रसाद कहीं कहीं इधर से खड़े होते हैं। तो मैं अंतिम बात ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप देखेंगे कि जो उस दौर का नवजागरण का पूरा आंदोलन है, जो प्रेमचंद वगैरह का दबाव है, उधर अम्बेडकर वगैरह भी हो का दबाव 30 के आसपास पूरा दिखाई पड़ता है। उन सारे संदर्भों में आप देखेंगे तो प्रसाद बहुत कथा साहित्य में कई जगहों पर जो है उतने प्रगतिशील या उतने क्रांतिकारी नज़र नहीं आएंगे जिसके नाते हिंदी आलोचना, खासतौर पर मार्क्सवादी हिंदी आलोचना ने प्रसाद के साथ न्याय नहीं किया। लेकिन आप देखेंगे कि प्रसाद कहीं से भी क्या कहते हैं, प्रतिक्रियावादी नहीं है। वह जहाँ मूल्यवान चीज़ें मिली उन्होंने अपनी रचनाओं में रचा। और विराम चिन्ह जैसी कहानी, कंकाल जैसा उपन्यास जिसमें विराम चिन्ह तो अछूत मंदिरों में अछूत के प्रवेश को लेकर के उस आंदोलन से प्रभावित कहानी है, ऐसी तमाम कहानियां हैं। हालांकि वो छिटपुट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रसाद इस तरीके से कथा साहित्य में आते हैं और एक नया रंग लेकर आते हैं, एक नई भाषा लेकर आते हैं, या कहिए कि एक छायावादी भाषा लेकर आते हैं जो उस दौर के सभी छायावादी रचनाकारों के यहाँ मौजूद है। जिस तरह की भाषा का लिखा जाना बाद में उतना आसान नहीं था, शायद इसीलिए ऐसा संसदीय तौर पर लगता है कि प्रसाद की परंपरा रुक गई या प्रसाद का पथ वैसे नहीं बना जैसे प्रेमचंद का कथा साहित्य में पथ बना। लेकिन कैसे प्रसाद महत्वपूर्ण है, इस बात को और बेहतर ढंग से और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम अपने विद्वानों को आगे सुनेंगे। मैं यहीं मंच छोड़ता हूँ आप सबको।